नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत स्टेनो टाइपिंग क्लासेस आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज की क्लास ले रहे हैं हम साइंस में केमिस्ट्री और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा आशुलिपि भर्ती परीक्षा 2024 के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके साइंस में, अम्ल, क्षार और लवण। तो आज के हम इस टॉपिक में आपके तीन चीजें ले रहे हैं, अम्ल, क्षार और लवण। तो इसके बारे में आइए हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं एसिड पे। देखिए, एसिड क्या होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है, सोर होता है, ठीक है। और ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर इस वीडियो में कवर करके चलूंगा। अगर आपने ये वीडियो को ढंग से समझ लिया, पढ़ लिया, तो आपके लिए ये मोर देन इनफ होगा आपके इस एग्जाम को निकालने के लिए, या कोई भी राजस्थान के एग्जाम को निकालने के लिए। और दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ से पे आपको नोट्स के लिए ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। यही जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको इसकी पीडीएफ जो नोट्स हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाके आप उसका लिंक ले सकते हैं और इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसको जो इसकी ट्रिक है, ए से अम्ल, नी से नीला और ले से लाल। तो जब भी आप किसी नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डालोगे, एसिड में डालोगे, तो उसका कलर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है, वो क्या है, अगर लाल लिटमस पत्र, दो तरीके के लिटमस होते हैं, लाल और नीला। अगर लाल लिटमस पत्र को अम्ल में डाल दिया जाएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सीधा सीधा टिका देते हैं कि लाल लिटमस पत्र को डाला जाएगा तो नीला हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए कि जब भी नीले लिटमस पत्र को अगर आप डालेंगे तो लाल हो जाएगा, जबकि लाल लिटमस पत्र को अम्ल में डालेंगे तो वो लाल ही रहेगा। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं जलीय विलयन में क्या जोड़ देता है, हाइड्रोजन धनायन देता है, हाइड्रोजन H+ आयन, हाइड्रोजन धनायन देता है, ठीक है। इसके उदाहरण कुछ ले लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया। और चौथा हो गया सिट्रिक अम्ल, जिसका जो रासायनिक सूत्र है वो C6H8O7 है। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टार्टरिक अम्ल जो होता है, टार्टरिक अम्ल काहे में पाया जाता है, इमली में। इसके बाद सिरका, एसिटिक अम्ल, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। डंक से रिलेटेड चींटी हो, मधुमक्खी हो, बिच्छू हो, इनके अंदर क्या आ जाता है, फॉर्मिक अम्ल, जिसको मेथेनोइक अम्ल भी कहेंगे। दूध, दही, लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक, टमाटर में सिट्रिक, जो खट्टी चीजें होगी उसमें सिट्रिक अम्ल होगा। और इमली में टट्रिक हो गया, टमाटर और नींबू में कौन सा, सिट्रिक अम्ल हो गया। और चींटी में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल जो है वो पाया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं स्टेनो, शॉर्ट हैंड, आशुलिपि या टाइपिंग की तैयारी, तो जरूर जुड़े सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस से। इसके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9870601888 पे। भारत का सबसे भरोसेमंद, जल्दी आपको जो स्टेनो है उसको जल्दी सीखने की जो टेक्निक्स है वो यहाँ पर आपको मिलती है। तो एक बार आप जरूर इंस्टीट्यूट विजिट करें। और अब आगे हम बात कर रहे हैं, अम्ल भी दो तरीके के होते हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। अब इसमें क्या होता है, देखिए, कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें अम्ल की जो मात्रा होती है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और जल की मात्रा क्या होगी, कम होगी। जबकि तनु अम्ल, तनु से ही आप समझ जाइए छोटा, कम। तो डाइल्यूट एसिड के अंदर जो अम्ल है उसकी मात्रा कम और जल की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सांद्र अम्ल और तनु अम्ल में आप डिफरेंस यहाँ पर देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्षारक, जिसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं दोस्तों, बेस कहेंगे। और अब इसके बारे में चलते हैं। ये स्वाद में कड़वा होता है। आप अगर अम्ल की बात कर रहे थे तो अम्ल क्या था, स्वाद में खट्टा था, ठीक है, सोर था। और ये बिटर है, कड़वा है, ठीक है। ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है और इसकी ट्रिक है शालिनी, शय से क्षार, लाल लाल को कन्वर्ट कर देता है नीले में।
तो यहाँ पर जब लाल लिटमस पत्र को क्षार में डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, नीले के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन ऑक्साइड ऋणायन देता है, जबकि वो जलीय विलयन में क्या देता है, हाइड्रोजन धनायन देता है, और ये हाइड्रोजन ऑक्साइड ऋणायन देता है। ठीक है, एग्जाम में एज इट इज उठ के आएगा। उदाहरण के तौर पे हम चाहते हैं तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, के से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NH4OH से अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचक, सूचक क्या होता है, इंडिकेटर, या फिर हम ऐसी चीज से इंडिकेट करें कि ये क्षार है या अम्ल है। तो क्षार या अम्ल को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, सूचकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक छोटी सी बात समझा देता हूं दोस्तों। क्षार या फिर अगर जो क्षार है बेस है, और जो हमारा क्या बोलते हैं जो अम्ल है, एसिड है, इसको पहचाने कैसे। अगर आप सीधे नाक से सूंघोगे, सीधे जीभ पे रख के चखोगे, तो आप मर भी सकते हो, जल सकते हो, कई तरह की दुर्घटना घटित हो सकती है। तो ऐसे में आपके लिए यहाँ पर क्या ऑप्शन होता है दोस्तों, आपके लिए ऑप्शन होता है सूचक का, कि सूचक के माध्यम से आप पता कर पाते हैं कि ये अम्ल है या फिर क्षार है। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय क्षारक माध्यम में बदल जाता है। रंगों के माध्यम से या गंध के माध्यम से हम पहचान पाते हैं। सूचक तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम, संश्लेषित और गंधीय सूचक। तीन तरह के सूचक है। प्राकृतिक सूचक की बात मैं सबसे पहले करूंगा। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, कृत्रिम सूचक जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, और गंधीय सूचक के अंदर जिसमें गंध से हम सूंघ कर पता कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक सूचकों की बात आती है। तो वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं, जिसको इंसान नहीं बनाता, प्रकृति बनाती है, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और इसमें दो ऑप्शन आते हैं, लिटमस और हल्दी। देखिए, लिटमस पत्र जो अभी हमने पढ़ा, लाल और नीले दो तरीके के होते हैं, लाल लिटमस और नीला लिटमस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हम जब भी किसी चीज को, नीले लिटमस को जब हम अम्ल में डालते हैं तो वो किस कलर में हो जाता है, लाल कलर में हो जाता है। और जब जो हम क्षारक के अंदर, देखिए क्षार में जब लाल लिटमस को हम डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नीले में कन्वर्ट हो जाता है। तो नीला लिटमस जब डाला जाएगा तो वो लाल में, और लाल लिटमस डाला जाएगा वो नीले में कन्वर्ट हो जाता है। शालिनी और जो अनिल का हमने यहाँ पर ऑप्शन देखा था, जो ट्रिक देखी थी। दूसरी चीज हल्दी, हल्दी भी प्राकृतिक है। आपने देखा होगा, हल्दी को अगर अम्ल में डालेंगे तो पीला, और क्षार में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, लाल कलर की हो जाती है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि व्हाइट शर्ट पे अगर हल्दी का निशान है और उसको अगर हम साबुन से धोएंगे तो साबुन क्षारीय होते हैं, तो उस पे जब हम साबुन लगाएंगे दोस्तों, तो हल्दी का जो कलर है वो कुछ कुछ लाल होने लगता है। तो इससे हम पता कर पाते हैं कि जो हल्दी है वो भी एक संकेत करती है, इंडिकेट करती है कि अम्ल और क्षार को। इसके बाद हम बात करते हैं कृत्रिम सूचक की, जो हम इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। वे सूचक जो केमिस्ट्री के द्वारा बनाए जाते हैं कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। ठीक है, इसमें फिनोलेफ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज करके दो हमारे पास ऑप्शन आते हैं। इसको देखिए, एक पैरामीटर होता है यहाँ पर जो पीएच मान के बारे में हम थोड़ा और डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, पीएच मान जो 7 होता है, 7 को हम जो कहते हैं वो उदासीकरण होता है, मतलब वो स्थिर होता है। और अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा, मतलब अम्लीय होगा। और अगर वो 7 से ज्यादा है तो वो बेस्ड होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, अब देखिए, फिनोलेफ्थलीन को जब हम किसके अंदर, अम्ल के अंदर डालते हैं तो वो अपना कलर नहीं बदलता, लेकिन क्षार में डालने पे उसका कलर जो है वो पिंक हो जाता है। तो ये लेफ्थलीन से फिनोलेफ्थलीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और एक मैथिल ऑरेंज से आता है कि मैथिल ऑरेंज को जब आप क्षार में डालेंगे तो वो कलर पीला देता है, जबकि आप किस में, अम्ल में डालेंगे तो वो नारंगी कलर छोड़ता है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गंधीय सूचक की। जिन सूचक की गंध अम्लीय और क्षारक माध्यम में बदल जाती है उसे ही गंधीय सूचक कहते हैं, मतलब सूंघने से। अब देखिए, इसमें तीन चीजें आ जाती हैं। हम प्याज का रस, प्याज के रस को अगर आप अम्ल में डालोगे तो तीक्ष्ण गंध आएगी और तेज बदबू हो जाएगी, जबकि क्षार में डालोगे तो उसमें वो गंधहीन हो जाता है, उसमें कोई भी गंध नहीं आएगी। उसी तरह वेनिला एसेंस जो होते हैं आइसक्रीम में खुशबू वाले, वो अम्ल में तो समान होगा लेकिन क्षार में किसी तरह की कोई खुशबू नहीं होगी। और लौंग का तेल अगर अम्ल में डालेंगे तो वैसे का वैसी खुशबू रहेगी, जबकि क्षार में डालेंगे तो कोई गंध नहीं होगी।
तो ये इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। ये 3 सूचकों के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद बात करते हैं अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इनकी केमिस्ट्री जो गुण है उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। धातु की अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया। जो अम्ल और क्षार है वो जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो दोनों ही कंडीशन में जब अम्ल के साथ और क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण और हाइड्रोजन को जो है बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जब अम्ल और धातु, अम्ल HCl हाइड्रो ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसको जब हमने Zn मतलब जिंक से अभिक्रिया कराई तो यहाँ पर ZnCl2 लवण और H2 हाइड्रोजन जो है वो बन गया। उसी प्रकार क्षारक 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और धातु जिंक को जब हमने मिलाया तो Na2ZnO2 लवण बनता है और हाइड्रोजन भी बनता है। तो इस प्रकार से जो जब भी हम अम्ल या फिर क्षारक को किसी भी धातु से मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। और इसी श्रेणी में हाइड्रोजन गैस का परीक्षण भी एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये उसी एग्जाम्पल को समझा रहा है दोस्तों, जहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक को डाल देते हैं और जिंक को डालने के बाद में यहाँ पर अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। और अभिक्रिया करने से मैंने आपको बताया था कि क्या इसमें निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है। तो यहाँ से ये साबुन के पानी में जब ये गया तो यहाँ से हाइड्रोजन से भरे बुलबुले यहाँ पर निकलने लगे हैं, हाइड्रोजन से भरे बुलबुले निकलने लगे हैं, जो कि मोमबत्ती, जो जलती हुई मोमबत्ती के पास जाके फट फट की जो है वो आवाज आती है, फट फट की ध्वनि निकलती है, हाइड्रोजन गैस का दहन यहाँ पर पूरा होता है। तो ये एक फॉर्मूला जो हमारे सामने प्रैक्टिकल है, इसके बारे में भी हमें नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, जिंक के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में जो ड्यूलाइट है उसमें मिलाया और यहाँ से हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो है वो प्राप्त हुआ। और ये दिख रहा है यहाँ पर कि जो हाइड्रोजन है वो अलग निकलते हुए हम इसमें प्रैक्टिकल देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल क्षार की धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है। देखिए अम्ल धातु की जब कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में धातु कार्बोनेट Na2HCO3 को जब मिलाया गया तो NaCl जो कि लवण होता है, नमक होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O हमें प्राप्त होता है। NaCl CO2 और जल, मतलब जब अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया कराई जाएगी तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। जबकि अम्ल धातु जब बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया कराई जाएगी, यहाँ पर अम्ल की कार्बोनेट के साथ, और जब अम्ल की बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्लोरिक में ये जो है NaHCO3 धातु बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यहाँ पर जब आप इसकी हमने अभिक्रिया कराई तो NaCl लवण, CO2 और H2O जो है प्राप्त होता है। तो सीधी बात, अम्ल की जब धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया कराई जाएगी तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल प्राप्त होगा। ठीक है। क्षारक के साथ धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है। अम्ल ही, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या बाइकार्बोनेट जो है, धातु बाइकार्बोनेट क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो नहीं करते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। मतलब CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड से जब आप ये जो CaOH2 है ये आपका दूधिया ये जो ठीक है, तो कार्बन डाइ चूने का पानी है, तो चूने के पानी को जब CO2 से मिलाया जाएगा तो CaCO3 और जल जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये हमने कुछ अभिक्रिया यहाँ पर पढ़ ली है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अम्ल और क्षार जो एसिड और बेस की एक दूसरे के साथ अगर अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या होगा। तो देखिए
उदासीनी अभिक्रिया होती है। जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं, दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिड है, और NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षार हो गया। तो जब दोनों को आपस में मिलाया गया तो इन्होंने NaCl लवण क्रिएट कर दिया, और लवण और जल में ये तब्दील हो जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको एज इट इज आपको ये पता होना चाहिए कि जब अम्ल और क्षार धातु के साथ, धातु बाइकार्बोनेट के साथ, या फिर धातु और अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो क्या रिएक्ट करते हैं। अम्ल और क्षारकों की प्रबलता के बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा H+ जो हाइड्रोजन धनायन या हाइड्रोक्साइड ऋणायन की सांद्रता की प्रतिशत पर निर्भर करता है। तो ये ऋणायन और जो धनायन वाला पार्ट है वो यहीं पे अब पीएच फैक्टर पे हम आते हैं। अम्ल में क्षारक की जो प्रबलता है हम एक सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक या फिर पीएच मान अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीएच मान जो होता है 7 होता है, वो न्यूट्रलाइज होता है, उदासीन होता है दोस्तों। और पीएच अगर 7 से ज्यादा कम है तो वो अम्लीय होगा, मतलब एसिड होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और 8, 9, 10, 11 अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो वो बेस्ड होगा, मतलब क्षारीय होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब देखिए आगे इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, जहां पर पूछा जाता है कि शुद्ध जल में पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल में 7.0, और ये न्यूट्रलाइज होता है, उदासीन होता है। समुद्री जल में पीएच मान कितना होता है। तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4 क्षारीय होता है। अम्लीय वर्षा का जल जो होता है वो पीएच मान 5.6 या उससे कम होगा, और अगर 7 से कम है तो वो हल्का अम्लीय है। रक्त ब्लड की बात करें तो पीएच मान 7.4 है, हल्का क्षारीय है, 7 से ज्यादा है तो हल्का क्षारीय है। टीयर आंसू जो होते हैं दोस्तों, पीएच मान 7.3 मतलब हल्का क्षारीय। लार जो होती है अपनी वो 6.8 मतलब हल्की अम्लीय होती है। दूध की बात करें तो 6.4 हल्का अम्लीय होता है। यूरिन की बात करें तो पीएच 6.0 होता है। 4.8 से 8.4 तक का पीएच मान मूत्र में पाया जाता है, ये हल्का अम्लीय होगा। शराब की मैं बात करूं तो पीएच मान 2.8 प्रबल अम्लीय है, मतलब हाई अम्लीय है। सिरका की मैं बात करूं तो पीएच होता है 2.4 हायरली अम्लीय है। नींबू का रस पीएच 2.2 प्रबल अम्लीय है, ठीक है। और अमाशयी रस की बात करूं तो पीएच होता है 2.0, ये भी प्रबल अम्लीय है। तो ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। पीएच मान का महत्व तो कुछ जो दैनिक जीवन में है वो भी देख लेते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच में कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। और अम्लीय वर्षा जो पीला रंग देती है दोस्तों, ताजमहल का पीला होना अम्लीय वर्षा का ही एक उदाहरण है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय जो होता है वो आरंभ हो जाता है, दांत झड़ने जो है वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करने जा रहा हूं मैं लवण की, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। तो दोस्तों जब अम्ल और क्षारक को आपस में मिला दिया जाता है तो लवण और जल जो है वो उत्पन्न होता है। तो इसकी जो लवण की उत्पत्ति होती है वो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, NaCl जो कि सॉल्ट है, लवण होता है, और H2O जो कि जल होता है। तो लवण और जल प्राप्त होगा जब अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया जाएगा। तो लवण से रसायनों का जो निर्माण होता है उसमें प्रमुख आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से लवण के से रसायनों का जो निर्माण होता है वो होता है। अब आपको यहाँ पर इस वीडियो को हम यहाँ पर विराम देंगे, क्योंकि अब बेकिंग पाउडर हो गया, धोने का सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, साबुन हो गया, अपमार्जक हो गया, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 4 पॉइंट आगे के वीडियो में दिखाई जाएंगे। खाने का सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, आपका साबुन और अपमार्जक हो गया। ये आपके कुछ 4 पॉइंट सिलेबस के हैं,
वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चारों पॉइंट आपके कवर किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आज हमने पढ़ा है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो लवण के बारे में हम और डिटेल से चर्चा करेंगे अपने आने वाले टॉपिक्स में। और अम्ल और क्षार जो है उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है दोस्तों वो बनते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर लगभग पूरा कर लिया है। और साथ ही हमारी जो एमसीक्यू में वन लाइनर क्वेश्चन बुक में लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी, लगभग मई या जून के फर्स्ट वीक में हमारी वन लाइनर क्वेश्चन बुक आ जाएगी, जिसमें रिलेटेड टू जितने भी एग्जाम से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाइन बन सकते हैं वो सभी मैं उसमें आपको दे दूंगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। और क्वेश्चंस के लिए जल्दी हमारी बुक्स भी जो है मई या जून के अंदर अंदर आपके पास में अवेलेबल हो जाएगी, और ये दोनों ही मीडियम में प्राप्त होगी, हिंदी और इंग्लिश। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक तो जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें। और साथ ही स्टेनो और टाइपिंग की भी इस पढ़ाई के साथ तैयारी करते रहें। जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि एग्जाम में पास होने के बाद स्टेनो की तैयारी करेंगे, तो दोस्तों ज्यादा समय नहीं मिलेगा। इसके अपडेट्स मैं और जल्दी ले आऊंगा कि कब आपका मेन एग्जाम होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तैयारी जो करेगा सिलेक्शन वही लेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।